बचा लिया। 10 साल का एक बच्चा लापता बताया जा रहा है। लापता बच्चे की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुट गई है। एसडीआरएफ टीम की देर से पहुंचने पर ग्रामीणों में नाराजगी भी है। ये पूरा मामला नगर थाना की दियारा मजगामा गांव का है, जहां पे एक बार फिर बच्चों के डूबने की खबर आई है। यहाँ पे 4 बच्चे कोसी में डूब गए, जिसमें से 3 को तो ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन एक बच्चा जो कि 10 साल का है वो अभी भी लापता है। इस बीच ग्रामीणों ने इस पूरी घटना की जानकारी दी एसडीआरएफ टीम को, लेकिन टीम देर से पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम लापता बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला नगर थाना के दियारी मजगामा गांव का है। अररिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 बच्चे कोसी में डूब गए, 3 को लोगों ने बचा लिया। वह इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, क्या अपडेट है? ये करीब 4 घंटे पहले जो है, जिस तरीके से ये नहाने के दौरान जो है 4 बच्चे जो है नहाने के दौरान, कोसी धार है ये, परमान नदी का पानी जब ओवरफ्लो करता है तो ये कोसी धार कहलाता है। तो कोसी धार में नहा रहे थे, उसी दौरान जो है 4 बच्चे जो है गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद 4 बच्चे डूबने लगे। वहीं पर काम कर रहे कुछ जो किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने 3 बच्चों को सकुशल जो है बाहर निकाल लिया, जबकि एक जो 10 साल का जो बालक है अब्दुल्ला नाम का, उसकी तलाश में जो है स्थानीय लोग और अभी एसडीआरएफ की टीम जो है एसडीआरएफ की 3 बोटर जो बोट है उससे जो है तलाश जारी है। लेकिन ग्रामीणों में को लेकर गहरी नाराजगी है कि जो घटना की सूचना की इतनी देर के बावजूद जो है एसडीआरएफ की टीम आती भी है तो बिना बोट के ही आती है। और बता दें कि यहाँ से कुछ दूरी पर जोकीहाट में भी एक घटना घटी है, जहाँ पर एसडीआरएफ की टीम का कहना था कि वहाँ गाड़ी गई हुई थी। तो साफ तौर पर एसडीआरएफ के पास वाहन की कमी भी है। जो राजस्व पदाधिकारी हैं शंभू कुमार, उन्होंने बताया कि गाड़ी की एसडीआरएफ में वाहनों की कमी की वजह से जो है यहाँ पर वो देर से पहुंचे। अब जाहिर तौर पर जब 4 घंटे बीत गए हैं तो अब शव की तलाश जो है, अब बालक की तलाश में जो है एसडीआरएफ का जो 3 बोट है वो जुटा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। बने रहेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षा को नई उड़ान मिल गई है। राज्य के 150 सरकारी स्कूलों में आज से लाइव क्लासेस की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक में जाकर इसकी शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 12 तक के हजारों छात्र छात्राओं को एआई आधारित पढ़ाई, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट और जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी का लाभ मिलेगा। सरकार इस योजना का तेजी से विस्तार कर रही है। वहीं शिक्षा के साथ खेलों को भी बढ़ावा देते हुए मॉडल स्कूलों में जेईई, नीट कोचिंग और शास्त्री नगर के बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र को हाईटेक बनाने की पहल भी की जा रही है। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनसुराज को एक और झटका लगा है। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुराज के कई नेता एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही वीआईपी के भी कई नेताओं ने अपना पाला बदला और बीजेपी में शामिल हुए। जिन नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है उनमें चेतन झा, मधुकर यादव, ये सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। श्रुति श्री सहित कई और नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी को सदस्यता दिलाई है। तो बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर और जनसुराज को एक और बड़ा झटका। नरेंद्र मोदी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनवा बढ़ रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, बिहार की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और पूरे देश में आप देख रहे होंगे, कोई भी राज्य देख लीजिए, विपक्ष में एक तरह से भगदड़ मची हुई है। निश्चित रूप से आज जिन लोगों ने मुख्य रूप से सदस्यता ग्रहण की है, आनंद मधुकर यादव जी,
चेतना जान जी, सुश्री से, इनके नेतृत्व में जो सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए पूरी आक्रामकता के साथ रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच आरएलएम के दफ्तर में बांकीपुर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री दिलीप जायसवाल और आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सेन ने महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में चुनाव जीतने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पार्टी भारी मत से बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीत रही है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो विश्वास है, एक एक मतदाता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी मत से जिताना है। पुनः बांकीपुर उपचुनाव जो हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी की सीट पे, उस पे पांचों दल का अलग अलग अपना बैठक एनडीए गठबंधन के, और हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और आज पूरे अपने बांकीपुर विधानसभा के अपने संगठन के जितने भी लोग हैं आज हम लोग बुलाए हैं, और मुस्तैदी से एक बूथ वाइज कैसे कैसे सबको लगना है। और निश्चित तौर पे इस बार नीरज सिन्हा जी की जीत होगी। बिहार में पंचायत चुनाव परिसीमन के आधार पर कराया जाएगा। ये फैसला सीएम सम्राट चौधरी की सरकार ने लिया है। ये परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। परिसीमन और आरक्षण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने परिसीमन को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब दिया। मंत्री दीपक प्रकाश से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। दीपक जी, इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो परिसीमन के आधार पे होगा। काफी संशय, कई तरह की बातें हो रही, क्या है सर, जरा विस्तार से बता। परिसीमन ड्यू था। पिछली बार 91 की जनगणना के आधार पर 93-94 में परिसीमन हुआ था, ड्यू था। इसमें व्यवहारिक दिक्कतें थी, लेकिन अब निर्णय हो गया है कि परिसीमन कराना है। तो अब अगला चुनाव जो होगा परिसीमन फिर से कराया जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत के सभी क्षेत्रों का, जिला परिषद के क्षेत्र हों या पंचायत समिति के क्षेत्र हों, उन सभी क्षेत्रों का वापस से एक बार परिसीमन किया जाएगा, फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है उसके आधार पर, और एक बार परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव कराए जाएंगे। सर, काफी संशय भी हो गए हैं। कई लोगों का कहना है कि उनका जो क्षेत्र रिजर्व हो जाएगा या फिर कई तरह की बातें हो रही है। संशय दूर करें क्योंकि इसमें सबसे पहले तो परिसीमन का काम किया जाएगा, सारे क्षेत्रों को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसके बाद फिर आरक्षण के रोस्टर पे काम किया जाएगा। तो पहले नया परिसीमन होगा और आरक्षण का रोस्टर बिल्कुल नए सिरे से लागू होगा, क्योंकि सभी पंचायतों का क्षेत्र या वार्ड या जिला परिषद, पंचायत समिति, सारे क्षेत्र बदल जाएंगे। तो एक बार फिर से जो आरक्षण की व्यवस्था है नए सिरे से लागू की जाएगी। तो ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो कौन सा आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी इसमें? इसमें बिल्कुल नए सिरे से व्यवस्था, तो जो फॉर्मूला है, जो नियम कानून है वो तो वही रहेंगे, लेकिन बिल्कुल नए सिरे से इसमें चूंकि क्षेत्र ही सारे बदल जाएंगे, पुराने क्षेत्र नहीं रहेंगे। जब भी आरक्षण के रोस्टर का काम होता था, वर्तमान में जो हो रहा था, तो उसमें पहले से क्या स्थिति रही है, पिछले 10 साल क्या स्थिति रही है, उससे पहले 10 साल क्या स्थिति रही है, उसको देखते हुए तब आरक्षण की व्यवस्था की जाती थी। चूंकि अभी परिसीमन हो जाएगा, सारे क्षेत्र बदल जाएंगे, तो परिसीमन के काम के बाद एक बार फिर से नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाएगा और उसके बाद तब फिर चुनाव कराए जाएंगे। ये जैसे एक सवाल ये भी हो रहा है कि जो अभी आरक्षित सीट है वो नॉर्मल हो जाएंगे, जनरल हो जाएंगे, और जो जनरल सीट है वो आरक्षित हो जाएंगे, कुछ ऐसी भी बातें हो रही है। नहीं, ये बात तब आती जब परिसीमन नहीं होता, पुराने परिसीमन के हिसाब से चुनाव कराया जाता। अब चूंकि परिसीमन होना है तो आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, नए सिरे से होगी। पहले क्या था, अब तो कोई मतलब ही नहीं कि पहले कोई सीट आरक्षित थी या नहीं थी, क्योंकि परिसीमन ही हो जाएगा तो क्षेत्र की जो रूपरेखा है वही बदल जाएगी। तो बिल्कुल नए सिरे से परिसीमन। चुनाव का समय बढ़ने वाला है, नहीं, इसमें कोशिश तो रहेगी कि चुनाव सही समय पे कराए जाए। बहुत जरूरी है कि चुनाव सही समय पे हो, लेकिन चूंकि परिसीमन का काम इतने व्यापक स्तर पे होना है तो काफी संभव है कि चुनाव थोड़ा एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। ये कब तक फिर होने की संभावना होगी चुनाव? एग्जैक्ट टाइमलाइन तो अभी बताना मुश्किल होगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि समय पे चुनाव कराया जाए। तो हमारे साथ पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, जिन्होंने विस्तार से बताया कि जो फैसला कैबिनेट से हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि 5 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से बंटी यादव का अपहरण हुआ था और 11 जुलाई को बाढ़ के अथमलगोला में उसका शव मिला, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही थी और अब मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है, जिसका इलाज पीएमसीएच में किया जा रहा है। उस पर अभी तक 5 से ज्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? एक गोली लगी है। हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उससे छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या पता चला सर? पुलिस क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही इनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई थी। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास ही बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोहरदगा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एनआईए की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई रांची स्थित आरएसएस कार्यालय में हुए बम धमाके की जांच के सिलसिले में की गई है। इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस भी एनआईए के साथ मौजूद रही। छापेमारी के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगने की बात भी सामने आ रही है, जबकि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी रांची में दूसरे दिन भी आयकर विभाग की दबिश चल रही है। एक साथ कई बिल्डर्स के ठिकानों पर चल रही छापेमारी से हड़कंप है। रांची के रातू रोड के मोदी हाइट्स बिल्डिंग में पनाश ग्रुप और दयानंद मोदी ग्रुप के ठिकानों पर रेड की गई। मामला टैक्स चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने बिल्डर्स के पार्टनर्स और निदेशकों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज, जमीन के डीड और वित्तीय रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिनके आधार पर पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। आयकर विभाग का सर्वे आज भी जारी है। रांची के कई जगहों पर, कई लोकेशन पर आयकर विभाग की दबिश जो है वो कल से देखने को मिली थी और आज भी ये दबिश जो है वो जारी है। बता दें कि आयकर विभाग के द्वारा पनाश ग्रुप जो है वहां पर उसके ऑफिस में इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है, तो वहीं इसके साथ ही कई और लोकेशंस है जो भी इस कंपनी से जुड़े हुए निदेशक हैं, पार्टनर्स हैं, उन तमाम जगहों पर आईटी की टीम जो है वो अपनी दबिश दे रही है। जाहिर तौर पर यहाँ से कई चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच जो है वो खंगाला जा रहा है। उन तमाम चीज़ों को, उन दस्तावेजों को खंगालने का काम आयकर विभाग की टीम कर रही है। तो वहीं इसके साथ ही जो आयकर रिटर्न में इनके द्वारा अनियमितताएं बरती गई थी, उसमें जो रिटर्न था वो नहीं भरा गया था। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जब आयकर विभाग को मिली तो उसके पास यहाँ पर दबिश दी गई है। पूरे मामले को लेकर अब जांच जो है वो जारी है। देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ चीजें जो हैं वो छनकर सामने आती हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब बात देश और दुनिया की खबरों की करेंगे। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन कल चलेगी। प्रदूषण मुक्त ये ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि बुजुर्ग और गंभीर बीमार कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए राज्य 3 महीने में नीति बनाए। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 3 महीने के अंदर ऐसी नीति तैयार करें जिसके तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित, गंभीर रूप से बीमार कैदियों को मानवीय आधार पर रिहाई मिल सके।
रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े कथित नेटवर्क का प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ के आरोपों की जांच के तहत ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने एक साथ 13 ठिकानों पर रेड की है। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को लोक निर्माण विभाग ने आम रास्ता यानी सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ने जौहर यूनिवर्सिटी गेट के बाहर बोर्ड लगाकर सड़क को विभाग की संपत्ति बताते हुए आम लोगों के लिए खुला रास्ता घोषित कर दिया है। 2003 से 4 में यूनिवर्सिटी के गेट के इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने कराया था। 2016 में आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए। 13 करोड़ की लागत से इसका चौड़ीकरण करवाया गया था और 2019 में यूनिवर्सिटी में सरकारी बजट के इस्तेमाल की शिकायत की गई। तत्कालीन डीएम ने कमेटी बनाकर शिकायत की जांच करवाई। जांच में निजी यूनिवर्सिटी में सरकारी बजट से कराए गए कार्य सामने आए। तत्कालीन डीएम ने भ्रष्टाचार मानते हुए सरकार को इस मामले की रिपोर्ट भेजी। सरकारी बजट से बनी सड़क का उपयोग अब तक केवल यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र में था। पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर अब इस रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित कर दिया है। बढ़ते हैं आगे, बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को हुए 2 अलग अलग आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक एक हमला लोअर दिल जिले के पुलिस काफिले पर किया गया, जबकि दूसरा हमला बन्नू जिले के मिरियान पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किया गया। दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहली घटना लोअर दिल जिले में हुई, जहां आतंकियों ने पुलिस के काफिले पर हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर दिया। वहीं दूसरी घटना बन्नू जिले के मिरियान पुलिस स्टेशन में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने एक बड़े आत्मघाती हमले को समय रहते ही नाकाम कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होते जा रहे हैं। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक अपने हवाई हमलों का दायरा बढ़ा दिया है। ईरान पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक व्यापारी जहाज पर भी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने उसे नष्ट कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। जॉर्डन ने भी कहा कि उसने अपनी ओर से बढ़ रही 3 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। जगन्नाथपुरी में आज आस्था, श्रद्धा और भक्ति का एक अनोखा और भव्य महासागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुंचे। पुरी की सड़कों पर हर तरफ भक्तों का भारी सैलाब दिख रहा है, जो भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ जय जगन्नाथ के जयकारों की गूंज है और भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए ताकि ये पावन यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। माना जाता है कि भगवान के इस दिव्य रथों को खींचने से इंसान के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन सफल हो जाता है। पटना में भगवान जगन्नाथ की भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस्कॉन मंदिर से निकली भव्य रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। विशेष पूजा और महाआरती के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधिवत रथ खींचकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, खेल और उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान चारों ओर आस्था का सैलाब दिख रहा था। झारखंड में भी आस्था का सैलाब देखने को मिला। रांची में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली। पारंपरिक विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद जैसे ही प्रभु का रथ निकला, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हुए। रथ यात्रा में कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा था और जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। अब खबर कारोबार की करेंगे।
अगर आप भी सोने चांदी की खरीदारी या निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए आज के जो दाम है वो जानना बेहद जरूरी है। आज एक बार फिर सोने और चांदी के दामों में हलचल देखने को मिली है। भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1.41 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 1,30,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 1,06,000 प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेंड कर रहा है। अगर चांदी की बात करें तो इसका भाव 2,20,000 प्रति किलो के बीच बना हुआ है। हाल के दिनों में चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब बात खेल जगत की करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2006 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खिताबी मुकाबले में उसकी टक्कर स्पेन से होगी। ये महामुकाबला 20 जुलाई की रात भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे खेला जाएगा।